न्यूमेरिकल्स सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए कूलम्स लॉ में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देखने को, कोई भी बुक उठा लीजिए आपको ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इक्विलिब्रियम पर मिल सकते हैं, सुपरपोजिशन पर मिल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर मिल सकते हैं। ये सब जो टॉपिक बता रहे हैं इस सब पर आपको बुक में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और ये प्रॉब्लम तो आपके साथ भी होता ही होगा कि आपको थ्योरी समझ में तो अच्छा आता है, लेकिन जब बात हो न्यूमेरिकल्स का, उसका एप्लीकेशन का, उस समय आपका पढ़ाई थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ठीक है, तो आप डेरिवेशन अच्छा समझ लेते हैं, आप थ्योरी भी अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन बात जब न्यूमेरिकल्स पर, उसके एप्लीकेशन पर, उसके एप्लीकेशन को यूज़ करने पर, उसके फार्मूला को यूज़ करने का बात आता हो तो आप वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किस तरह से न्यूमेरिकल सेक्शन पर कमांड करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है जैसे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हमको भी पढ़ाना बहुत इजी है और आपको भी समझना बहुत इजी है। यह सेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा रहे हैं। हम साफ साफ अभी तुरंत यहाँ पर आपको उसका प्रॉपर्टी, उसका थ्योरी, उसका फार्मूला ऐसे करके हम बताते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको समझाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होता। लेकिन वही जब एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पर रहता है तो कोई क्वेश्चन मान लो ऑप्टिक्स का है, तो कोई क्वेश्चन तुम्हारा कूलम्स लॉ का है, तो कोई क्वेश्चन मैग्नेटिक का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता चलता है कि ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन किसका पूछा जा रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट का है कि ऑप्टिक्स का है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है कि कूलम्स लॉ का है। ठीक है, अगर वो पता भी चल जाए तो दूसरा प्रॉब्लम आता है कि ये क्वेश्चन के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएं। ठीक है, यहाँ तो न्यूमेरिकल्स का तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी कैपेसिटर आपको पढ़ना है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स होगा, पोटेंशियल में भी न्यूमेरिकल्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी न्यूमेरिकल्स होगा। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में आप कौन सा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि अरे ये तो कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का कैटेगरीज करके आपको बांट देना चाहिए। जैसे हम इसको भी थ्योरी करके ही पढ़ाते हैं, जैसे कितने प्रकार का न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ में आ सकते हैं, तो मेरे अनुसार से 3 प्रकार का क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे और भी हैं, जैसे पहला प्रकार अगर रखिएगा तो इक्विलिब्रियम पर पूछ देगा क्वेश्चन। किस पर? इक्विलिब्रियम पर। अब ये इक्विलिब्रियम टाइप अभी थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स आपको इक्विलिब्रियम वाला पर आ सकता है, कूलम्स लॉ। दूसरा क्वेश्चन आपको किस पर आ सकता है? सुपरपोजिशन पर आ सकता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर आ सकता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपको अभी जो फार्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ाया है पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी पर आ सकता है, जिसका फार्मूला K इक्वल टू या ई आर, इन दोनों का फार्मूला क्या आता है? F0 डिवाइडेड बाई Fm इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकता है। सर ये ऊपर का 2 समझ में नहीं आया, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम बोला किसे जाता है, एक एक करके आपको सबको समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम वर्ड यूज होता है फोर्स में, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है ना, वहाँ इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। नेट फोर्स जब 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर तुमको एक से ज़्यादा फोर्स मिलेगा, तो फोर्स को ऐड करना सर, तो फोर्स को ऐड करना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ ट्राइंगल्स लॉ का यूज़ हो सकता है, आपका पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ हो सकता है। तो ये सुपरपोजिशन कुछ ज़्यादा, इसको मत देखो, इसका क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, नाम लिख दिए हैं। तो इस 3 तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक पहला जो आपको समझा रहे हैं इक्विलिब्रियम, दूसरा हम ये करेंगे और तीसरा, ये तीनों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, और समझाते चलेंगे कैसे क्वेश्चन को रीड करिए। ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम देखने को जरूर मिलेगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, जैसे 2 चार्ज आपको रखा मिलेगा। पहले इक्विलिब्रियम समझा देते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो 2 तरह का इक्विलिब्रियम होता है बाबू लोग। इक्विलिब्रियम तुम्हारा 2 तरह का होता है बच्चा लोग। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है
एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए तुम इस फिगर पर ध्यान दो। एक बॉल यहाँ रखा हुआ है, ये रेस्ट में है। इसका साफ मतलब है ये रेस्ट में तभी हो सकता है जब इसका नेट फोर्स इस पर लगने वाला 0 हो। और एक बॉल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर भी ये रेस्ट में है, इसलिए हो सकता है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। अगर इस बॉल का इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हो, उठा करके या इसको फोर्स लगा के यहाँ तक मूव कर देते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद से वापस ले लेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल बेरियम बोला जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, ये भी तो रेस्ट में है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसके ऊपर फोर्स लगा देते हो तो ये इस तरह से गिरेगा, यहाँ ये वापस अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं ले पाएगा। तो इसे हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम क्या है, बस 2 वर्ड याद रखना है आपको। इक्विलिब्रियम वो वहाँ उस पोजीशन को बोला जाता है जहाँ नेट फोर्स आपका 0 होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि 2 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या आपको देखने को मिलता है कि खुद से वो अगर उसका फोर्स को डिस्टर्ब किया जाए ना, तो खुद से वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन प्राप्त कर लेता है, जो इस एग्जांपल में आपको देखने को मिला। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अगर उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो खुद से वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड नहीं कर पाता है, उस पोजीशन पर री अगेन नहीं आ पाता है, उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। तो ये तो इक्विलिब्रियम की बात था। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ में ये कैसे आ जाएगा, इस चीज को समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम समझने के बाद अब इस पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ में ये क्या कर रहा है उसको समझते हैं। फोर्स से रिलेटेड है इक्विलिब्रियम, तो फोर्स तो बनता ही है, कूलम्ब्स फोर्स है। तो जब भी 2 चार्ज, यहाँ पर देखो जैसे 2 चार्ज ले लिए, यहाँ पर Q1 ले लिए, यहाँ पर Q2 ले लिए। अब दोनों चार्ज यहाँ हम पॉजिटिव ले लिए, हो सके दोनों चार्ज को निगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते थे। Q1 ले लेंगे, एक चार्ज को Q2 ले लेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ पर बाबू रिपल्सन होगा, ठीक है, एक दूसरे को ढकेल देगा फोर्स, ठीक है। इधर F12 F21 रिपल्सन होगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेस्ट में रहता है। यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ नेट फोर्स आपका 0 नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 होता तो मोशन होता ही नहीं। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव है, ये एक दूसरे के करीब आएगा, अट्रैक्ट होगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल मतलब है, नहीं है, क्योंकि ये मोशन में है। मोशन है तो नेट फोर्स आपका क्या है, एक्ट कर रहा है, 0 नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दिया जाएगा आपको कि यहाँ पर जो फोर्स बन रहा है ना, उस नेट फोर्स को खत्म कर दो। मान लो ये रिपल्सन फोर्स हो रहा होगा, ठीक है ना, ये रिपल्सन फोर्स 10 न्यूटन बन रहा होगा। इस 10 न्यूटन को फोर्स को खत्म कर दो। अगर खत्म कर दोगे फोर्स को, नेट फोर्स, अगर एक ऐसा फोर्स लाओ और यहाँ पर अगर नेट फोर्स को अगर खत्म कर दोगे तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा। यहाँ रहते हुए भी ये चार्ज मूव नहीं करेगा, तो ऐसा काम करेगा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का मिलता है कि आपको यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में आपको बोला जाता है कि 2 चार्ज देते हैं, वहाँ पर रिपल्सन ही होगा अगर सेम चार्ज लिए हो, और अगर अपोजिट चार्ज ले रहे हो तो अट्रैक्शन होगा। फोर्स तो है, ऐसा जगह तुमको पोजीशन पर खोजना है, एक थर्ड चार्ज लेना है और थर्ड चार्ज को पुट करना है, थर्ड चार्ज को पुट करना है, ठीक है। थर्ड चार्ज को आपको इस लाइन ज्वाइनिंग में ही पुट करना है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होता है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग में या कहीं पर भी आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि कहाँ पर थर्ड चार्ज को पुट करें जिससे यहाँ पर बनने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये सवाल यहाँ पर भी वही सवाल पूछा जाएगा कि एक थर्ड चार्ज को आपको पुट करना है, वो थर्ड चार्ज का कहाँ पर, किस पोजीशन पर पुट करें कि यहाँ का नेट फोर्स 0 हो जाए। और इस बात को ऐसा भी बोला जा सकता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को ये प्राप्त कर ले, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए,
जहाँ नेट फोर्स 0 है। ये बात ना लिख करके ये भी तो बोल सकता है ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर मिल जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो थर्ड चार्ज को बैठाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तुमको हमेशा क्या मिलेगा, थर्ड चार्ज को कहीं ना कहीं पर बैठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जगह खोजना है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोजीशन पर क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपको दिया रहेगा कि वो थर्ड चार्ज अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। दो, अगर मान लो ये 10 कूलम है, ये 5 कूलम है, तो थर्ड चार्ज कितना का होना चाहिए, 2 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, कितना का होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। थर्ड चार्ज के बारे में पूछ लेगा, थर्ड चार्ज को कहाँ बैठा होगा वो पूछ लेगा, और तीसरा सवाल उसके नेचर ऑफ चार्ज पूछ लेगा, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पूछ लेगा कि वो चार्ज जो बैठा रहे हो वो पॉजिटिव बैठाएं कि निगेटिव चार्ज बैठाएं, ये सवाल पूछ लेगा। तो इक्विलिब्रियम का टाइप का इस तरह से न्यूमेरिकल्स को स्टडी करोगे कि हमको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, जहाँ पर थर्ड चार्ज के बारे में पूछा जा सकता है, उसके पोजीशन के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, उसके नेचर के बारे में, तब जा कर के आपको न्यूमेरिकल्स वहाँ याद रहेगा, अरे इस क्वेश्चन को तो इस तरीके, इस प्रोसेस से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके न्यूमेरिकल्स का भी एक थ्योरी होता है जिसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा ही करके आप सुपर पोजिशन को पहचानना, पहले क्वेश्चन को पहचानना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन को देखते साथ आपको पहचान आ जाना चाहिए, हाँ इसका तो इस तरीके से प्रोसेस है बनाने का, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको पहचानना, वो मैथ में भी करना होगा, वो आपको फिजिक्स में भी करना होगा। जब जब न्यूमेरिकल्स का सेक्शन है उसका भी आप थ्योरी बनाइए। ठीक है, सवाल को कैसे करते हैं, ट्रिक के साथ देखते हैं हम लोग। देखो ट्रिक में क्या हम बोलेंगे, जब भी आप सेम चार्ज लीजिएगा ना, सेम चार्ज लेते हैं, सेम चार्ज लेते हैं, वो या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सेम चार्ज अगर होता है तो लाइन ज्वाइनिंग पर ही बनेगा। वो जो दो चार्ज के बीच में ही, बीच नहीं बोलेंगे, मिड पॉइंट नहीं बोल रहे, उसी लाइन ज्वाइनिंग। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर चार्ज अगर तुम Q1 ले लिया और यहाँ पर चार्ज Q2 ले लिया, अगर ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो थर्ड चार्ज, जो थर्ड चार्ज है आपका, देखो एक ट्रिक पहला ये मानना है कि अगर तुम्हारा जैसे दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव दिया है, ठीक है, या दोनों चार्ज तुम्हारा निगेटिव, तो सेम नेचर आ गया, तो थर्ड चार्ज को कहाँ बैठाना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ है, इन दो लाइन के बीच में ही बैठेगा, ना इधर बैठ सकता ना इधर बैठ, इन दो गिवन चार्ज के बीच में ही बैठेगा। ठीक है, इसी लाइन पर कहीं पर भी बैठेगा। और तो कहाँ बैठेगा, इस बात को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि थर्ड चार्ज प्लेस्ड क्लोज टू दी कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के सामने। कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज कहने का मतलब, अगर मान लो ये 5 कूलम है और ये 10 कूलम है, तो इसके करीब बैठाना, इसके करीब बैठाना थर्ड चार्ज को, थर्ड चार्ज को यहाँ पर बैठाओ, इसके करीब बैठाओगे और इससे दूर। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जो कूलम साहब बोले थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। हम लोग जानते हैं जितना करीब चार्ज का, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा ना, तो उसका फोर्स बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका फोर्स, हमारा टारगेट क्या है ये याद रखना, हमारा टारगेट है इस जगह पर, यहाँ पर जो बनने वाला फोर्स है वो ज़ीरो होना है, ज़ीरो करना है। नेट फोर्स यहाँ पर थर्ड चार्ज पर, यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा नेट फोर्स, उसको क्या करना है, ज़ीरो करना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए ये दोनों वैल्यू एक जैसा नहीं है, तो थर्ड चार्ज सपोज कर लो, मान लो 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 10, लेकिन इसके साथ ये कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा 20। तो इस अनुसार से ये तो फोर्स बहुत ज़्यादा है और इस अनुसार से ये फोर्स बहुत कम है, तो ये तो कभी कैंसल आउट होगा नहीं। तो उसके मैकअप करने के लिए, वो जो फोर्स तुम्हारा कम आ रहा है उसको 20 करने के लिए, तो सर कैसे कर सकते हैं, इसका तो चार्ज ज़्यादा है, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा। और एक बात बोले थे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड बात कूलम्स में बोला गया था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जितना करीब रखोगे तो उतना ज़्यादा फोर्स बनेगा। तो इसीलिए एक वीकर चार्ज
10 न्यूटन अगर मान लो इसका प्रोडक्ट, जैसे चार्ज का प्रोडक्ट यहाँ 10 आ रहा है, अब इस फोर्स को ज़्यादा बनाने के लिए, इसके लायक बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके सामने रखना होगा। सामने रखेंगे तो इसके अनुसार से इसका फोर्स ज़्यादा होगा, और एक जगह समय आएगा जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। माना इसका चार्ज ज़्यादा है, इन दोनों में इसका चार्ज ज़्यादा है, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस भी हमने बढ़ा दिया, तो इससे इसका फोर्स के मुकाबले इस फोर्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। दोनों को इक्वल एंड अपोजिट करेंगे तभी तो जाकर के ये कटेगा ना। तो ये कहानी होगा इसके लिए। तो सेम चार्ज रहेगा तो ऊपर आपको क्या समझ याद रखना है, उतना डीपली नहीं जाना है, तो बस याद रखना है कि थर्ड चार्ज तो बीच में ही बैठेगा क्योंकि सेम चार्ज है। और जो कमज़ोर चार्ज है, जो वीकर चार्ज है, उसके करीब बैठाना है थर्ड चार्ज को। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न अभी हम आपको बता रहे थे। और एक क्या है समस्या रहेगा आपको कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए, नेचर ऑफ चार्ज भी पूछ सकते हैं। अगर थर्ड चार्ज को हम क्या बैठाएंगे सर, अगर पॉजिटिव बैठाएंगे कि निगेटिव बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे क्या? तो आप पॉजिटिव भी बैठा सकते हो, आप निगेटिव भी बैठा सकते हो, कोई भी चार्ज बैठाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव से भी आपका हो जाएगा, निगेटिव से भी हो जाएगा, लेकिन एक चेंज हो सकता है। ठीक है, पहले आप देखो बैठा करके चेक कर लो कि कुछ असर होता है या नहीं होता है, तो चेक करते हैं। तो थर्ड चार्ज सपोज कर लो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ले रहे हो ना, तो थर्ड चार्ज हमने क्यू बैठाया। देखो वेक्टर का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना, जैसे यहाँ 10 न्यूटन है, अगर इसको काटना है तो इधर अगर फोर्स रहेगा तो कभी नहीं कटेगा, ये 20 हो जाएगा। हाँ, इधर ही तुमको 10 न्यूटन बनाना है, तब जाकर ये कैंसल आउट होगा और तब जाकर के नेट फोर्स तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन है। तो वेक्टर से समझते हैं, जैसे ये दोनों के बीच का फोर्स, ये दोनों बीच का फोर्स किधर होगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन इधर होगा। ठीक है, ये एफ ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं। ठीक है, एफ ए, और इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा और वो इधर लगेगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये एरो से आप सपोज कर रहे हैं कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आप माइनस भी बैठाते हैं तो कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं था, चेक कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर माइनस क्यू बैठा लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या होता, अट्रैक्शन होता, तो ये वाला फोर्स का नाम एफ ए हो जाता, ये भी अट्रैक्ट करता, और इस फोर्स का नाम एफ बी हो जाता। तब पर भी एरो अपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्शन का ही साइन है, ये घटाता ही, और घट के ही नेट फोर्स 0 आ सकता था। तो आपको पॉजिटिव भी बैठा सकते हैं, आप निगेटिव भी बैठा सकते हैं। तो सर समस्या नहीं है तो ये सवाल क्यों दिया गया? ये सवाल जब भी देगा ना तो इसके साथ एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर आप पॉजिटिव बैठाते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। और जब ये वाला बैठाते हैं, निगेटिव चार्ज अगर बैठाइएगा तो अनस्टेबल मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? तो अभी हमने आपको स्टेबल और अनस्टेबल दो तरह का इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में खुद से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है और अनस्टेबल पर नहीं आता। थोड़ा इसको और डीपली आपको अच्छा से समझना होगा। तो देखो इसको अच्छा से हम अगर बता रहे हैं आपको, यहाँ पर जैसे यहाँ पर चार्ज Q1 ले लिए, यहाँ पर Q2 ले लिए, और ये मान के चलते हैं कि Q1 ज़्यादा है और Q2 कमज़ोर है, तो तीसरा चार्ज तो यहीं पर बैठाओगे, जो कि अगर आप प्लस Q लेते हो, ठीक है, तो प्लस Q लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों A का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं, तो इससे रिपल्सन फोर्स होगा FA और इससे रिपल्सन फोर्स होगा FB। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बनाएगा। यहाँ पर सपोज कर लो कि नेट फोर्स इस जगह पर C पॉइंट पर कट चुका था, नेट फोर्स आपका 0 था। अब इस जगह से अगर इसका पोजीशन को तुम हटाओगे, इस चार्ज को और थोड़ा यहाँ पर या इसके करीब लाते हो, यहाँ चेंज करते हो, प्लस Q को यहाँ उठा करके लाते हो, जैसे ही यहाँ पर लाओगे तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा, ये बताओ कौन सा फोर्स बढ़ेगा। हम सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं। अगर तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पोजीशन पर M पोजीशन पर लेकर के आते हो,
ठीक है, ये सी पोजीशन कैसा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इससे पोजीशन को चेंज करते हो, इधर लाते हो, तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा, हम ये सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसका फोर्स का बीच का दूरी कम हो जाएगा वो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर फोर्स FA बढ़ेगा या FB बढ़ेगा, ये बताइए। तो आपका आंसर होगा FB बढ़ेगा। क्यों, ये B के करीब आ रहा है, ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, इसको खींच करके अपने जगह पर फिर से ले आएगा कि तू उधर जा नहीं सकता, तू यहीं पर रह। तो ये तो अपने से सी पोजीशन पर ले आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर तुम बढ़ा करके एम पोजीशन पर ले आता चार्ज को, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स बढ़ता, तब यहाँ पर ये ए वाला फोर्स बढ़ता और ये खींच करके फिर सी पर ले आता। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो यहाँ पर हम फार्मूला दे रहे थे, ये खुद से अपना पोजीशन को प्राप्त कर रहा है। ठीक, यही काम तो यहाँ पर हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये काम निगेटिव चार्ज में नहीं होता। अगर थर्ड चार्ज को निगेटिव चार्ज बैठाते हो तो उस जगह नहीं होगा। थोड़ा बैठा करके चेक करते हैं। चलो एक चार्ज ले लिए, यहाँ पर Q1 ले लिए, यहाँ पर Q2 ले लिए, और मानते हैं कि Q1 ज़्यादा है Q2 से, तो इसके करीब ही बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ थर्ड चार्ज बैठा जो कि -Q लिए हैं। क्या लिए हैं, -Q लिए। तो यहाँ पर फोर्स, ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ये अट्रैक्शन करेगा, FA हुआ, और ये वाला तुम्हारा FB हुआ, ये अट्रैक्शन करेगा। अब देखो, अगर इसका पोजीशन C मानते हैं, इस चार्ज को यहाँ पर उठा करके लाते हैं -Q, यहाँ पर डिस्प्लेस्ड करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स बढ़ेगा, वही सवाल है, कौन सा फोर्स बढ़ेगा, FA बढ़ेगा या FB बढ़ेगा। जिसके बीच का डिस्टेंस अगर कम हुआ होगा वो फोर्स बढ़ेगा। तो आपने इधर लाया है तो आपका B फोर्स, B के करीब आया ना, B के करीब आया, तो ये वाला फोर्स बढ़ेगा। और जैसे ही आप इसको लाइएगा तो ये फोर्स, B वाला फोर्स और ताकतवर होगा, और ये क्या कर रहा है कि तुम आओ और वो करीब लाते लाते अपने पास खींच करके ले आएगा। ठीक है, फिर ये C पोजीशन पर अपने से नहीं आएगा, फिर आपको ही करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप इधर बढ़ाते हैं, अगर इधर बढ़ाते हैं M पोजीशन पर, तो इस बार A फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि A के करीब आ रहा है, और करीब आएगा तो फोर्स बढ़ेगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ पर अगर जब ये फोर्स बढ़ेगा तो ये अपने करीब खींच लेगा इसे, और इस पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूर है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। जस्ट लाइक इसमें हो रहा था कि ये एक बार इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर दे रहे थे, फिर से ये अपना पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, तो उसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये अनस्टेबल है। तो उतना अगर आपको नहीं समझ में आता है एग्जाम हॉल में, अगर कभी पूछ दिया जाए कोई टीचर, तो बस इतना याद रखना कि पॉजिटिव बैठाओ थर्ड चार्ज या निगेटिव बैठाओ, कोई टेंशन नहीं है, बैठाओ, इक्विलिब्रियम तो मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा और निगेटिव चार्ज में आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर है? नेचर ऑफ चार्ज पर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और पोजीशन ऑफ चार्ज कैसे खोजते हो? तो भाई इक्वेशन बना करके फिर खोज लोगे। ठीक है, इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन अगर बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका बन जाता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो उससे वैल्यू खोज सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन बनेगा वो आपको एक करके दिखला दे रहे हैं। पोजीशन और मैग्नीट्यूड कैसे खोजते हैं? तो अभी हम सपोज कर लो A, B, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, और मान के चलो Q2 कमज़ोर है Q1 से, तो थर्ड चार्ज यहाँ बैठा जो कि Q है, प्लस में है। इसके बारे में जितना कुछ हो सकता था बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को x मानो और पूरा डिस्टेंस को अगर d मानो, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस x हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर प्लस q बैठ गया है। अब इससे दो फोर्स का इक्वेशन निकल सकता है। जैसे एक फोर्स मान लो FA इधर लगेगा, FB इधर लगेगा, और ठीक है, तो FA कितना लगेगा,
K लगेगा, Q1 लिखना पड़ेगा, FA का बात कर रहे हैं तो ये दोनों फोर्स बनाएगा ना बच्चा, तो यहाँ पर Q1 बनाएगा, Q बनाएगा और बीच का दूरी x² बनाएगा, इक्वेशन 1 हो गया, है कि नहीं। और FB बनाएगा इसी तरीके से, इन दोनों के बीच का बात करना, K लिखोगे, Q लिखोगे, Q2 लिखोगे और d माइनस एक्स का स्क्वायर लिखोगे, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ये दोनों इक्विलिब्रियम कब प्राप्त कर सकता है, जब FA FB के बराबर हो तब ना। ये लिखने का अधिकार कौन दिया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे, जैसे ही इक्वेट करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पर x और d को फाइंड कर सकते हो, और जैसे ही x और d को फाइंड करोगे तो यहाँ का q भी फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग समझ लेंगे। सर एक कंडीशन और हो सकता है, आपने हमेशा दो गिवन चार्ज प्लस में ही लिया है, अगर चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दे तो जब अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज अगर नेगेटिव दे दे तो थर्ड चार्ज हमेशा आउटसाइड में बैठेगा, आउटसाइड में बैठेगा। क्या बोल रहे हैं, जब एक दोनों चार्ज गिवन चार्ज जब दोनों गिवन चार्ज जैसे Q1 है आपका, ये आपका Q2 है, ये प्लस में दे दे, ये माइनस में दे दे, और ये मान के चलो कि Q2 ज़्यादा है, Q2 ज़्यादा है Q1 से, जो भी आपको दिया रहेगा उसको वैल्यू से आपको पता चल जाएगा। तो नियम तो वही रहेगा, इसी लाइन के अलोंग, ठीक है ना, ये A है, ये B है, आपको कमज़ोर चार्ज के करीब बैठाना है, थर्ड चार्ज को कमज़ोर चार्ज के करीब बैठाना है। अच्छा, इसका वैल्यू भी लिख लो, A से B तक का दूरी अगर मान लो D है तो किधर बैठाएंगे, Q2 के तरफ नहीं, Q1 के तरफ, हाँ Q1 के तरफ बैठाएंगे, लेकिन इसके करीब इस लाइन के बीच में नहीं आना चाहिए, इसके बाहर कहीं पर होगा वो पोजीशन। सपोज कर लो वो पोजीशन C यहाँ पर है थर्ड चार्ज का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने क्या मान लिया, X मान लिया। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर फिर वही कहानी है, पॉजिटिव भी बैठा सकते हो थर्ड चार्ज, नेगेटिव भी बैठा सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है कि आउटसाइड बैठाएंगे, जब अपोजिट चार्ज दिया रहेगा तो आउटसाइड, अगर सेम चार्ज दिया रहेगा तो इसी लाइन ज्वाइनिंग के अंदर में ही कहीं बैठाएंगे। क्लियर है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे और उससे आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम पर एक ही क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन से हम पूरा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जितना भी आपको हम उसका थ्योरी या बोले प्रोसेस जो सिखलाए हैं, जो तरीका सिखलाए हैं, उस पूरे को यूज़ करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में इसमें 3 सवाल जैसे बोले थे देगा, क्या पोजीशन के लिए देगा, थर्ड चार्ज का पोजीशन कहाँ रखोगे। दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, और तीसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि वो चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव रखेंगे कि निगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो 2 चार्ज यहाँ पर दिया गया है, दी 2 पॉइंट चार्जेस 4e and plus e are fixed at a distance a पार्ट। 2 चार्ज दिया गया है, जो गिवन है 2 चार्ज दिया गया है। यहाँ पर एक चार्ज का नाम है 4e और एक का नाम है e। ठीक है, बहुत अच्छा। बीच का दूरी बाबू यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या दिया हुआ, a, यहाँ का नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वेयर शुड थर्ड चार्ज, जिसे स्मॉल q माना है, बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, हर एक फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर थर्ड चार्ज को बैठाओगे, मतलब ये पहला सवाल किस पर है तुम्हारा, पोजीशन पर है। ठीक है, पोजीशन खोजना है। फिर पोजीशन जब खोज लेंगे तो यहाँ पर एक है, तब दूसरा काम करेंगे और तीसरा पर करेंगे। पहले पोजीशन खोजते हैं। तो जितना हम लोग जानते हैं सेम चार्ज है, पहला तो ये दिमाग में आ रहा है, क्या है, सेम चार्ज है। तो इसी लाइन ज्वाइनिंग पर 2 चार्ज के बीच में ही थर्ड चार्ज कहीं बैठेगा। यहाँ तक समझ में आया। और किसके करीब बैठेगा,
जो मैग्नीट्यूड में कम है। मैग्नीट्यूड में देखो ये 4 गुना है ई के और ये ई है, मतलब ये कम है, तो इसके सामने कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ पर थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू जो बोला है वो बैठेगा, मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई भी एक आपको डिस्टेंस पोजीशन वाला क्वेश्चन में ना बाबू आपको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको ओरिजिन मानना पड़ता है। तो ए पॉइंट को हम ओरिजिन मान रहे हैं, सारा डिस्टेंस हम यहीं से काउंट करेंगे, ठीक है। ए का जैसे ए से बी तक का दूरी, ठीक इसी तरह से ए से थर्ड चार्ज का दूरी को हम मानते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ से ए से लेकर के इस पॉइंट का नाम m दे देते हैं, m तक की दूरी को x माने, तो बचा हुआ डिस्टेंस का दूरी तुम्हारा कितना होगा, m से भी a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक डिस्टेंस को लिख लिए। अब क्या करना है, जब भी पोजीशन निकालना पड़े तो 2 पेयर है, जैसे एक पेयर ये और एक पेयर ये, देख रहे हो ना, 2 चार्ज यहाँ है और यहाँ पर भी 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक पेयर यहाँ का है, एक पेयर यहाँ का है। तो इस पेयर से आप फोर्स बनाए, या ऐसे बोले इस पर कैसा फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव मान करके देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन F1 का फोर्स इधर लगेगा, और ठीक अगर इन दोनों के बीच का अगर हम पेयर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव अगर इसको मान करके चल रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका रिपल्सन होगा और ये तुम्हारा Fb होगा। यहाँ तक क्लियर है। पोजीशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि Fa और Fb बराबर हो, तभी तो यहाँ का इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा ना। एरो तो ठीक है अपोजिट पड़ गया, तो इसको इक्विलिब्रियम लेने के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वल एंड अपोजिट तो एरो से पता चल रहा है, ठीक है। और ये फोर्स इक्वल हो जाए तब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और यहाँ का नेट फोर्स इक्विलिब्रियम 0 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए हम Fa इक्वल टू Fb मान रहे हैं। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, इसका कूलम्स लॉ लगाना है, तो K, ठीक है। Fa का देखोगे तो ये पेयर है, याद रखना अपना पेयर, तो 4e हो गया, दूसरा q हो गया, फिर उसकी बीच का दूरी x स्क्वायर हो गया यहाँ ख़त्म। यही x को तो फाइंड करना है, और उधर का पेयर का देखेंगे Fb का, तो k हो गया, e हो गया, q हो गया और a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। बाबू ये कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है, e भी कट जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो m याद रखना तुमको क्या निकालना है, आपको x को फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसका रूट फेंक दो इस पर, ठीक है ना, इसका रूट x आ गया। जब भी रूट से कोई चीज़ निकलता है ना प्लस और माइनस में निकलता है, तो यहाँ पर 2a माइनस एक्स हुआ। आपको प्लस वाला टर्म लेना है, क्या लेना है, प्लस वाला टर्म लेना है। तो x इक्वल टू प्लस वाला, यहाँ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएगा, आपको प्लस वाला यहाँ टर्म लेना है, 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2a, ठीक है, 2x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 3x इक्वल टू 2a, और x का वैल्यू 2a/3। ये पोजीशन आपका a का जो भी आपका डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, इस पुट करके जो भी डिस्टेंस आता है वहीं पर आपको थर्ड चार्ज बैठाने को है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका पोजीशन का आंसर आ चुका है। आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। इसके बाद हम डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, थर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज निकालने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ से काउंट किया ना, एक पेयर यहाँ से बनाया, यहाँ पर टोटल कितना पेयर बनेगा ये बताओ। टोटल पेयर यहाँ पर 3 बनेगा। एक पेयर ये दोनों चार्ज 4e और q, एक पेयर बना, एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर तो ये भी ना बनाएगा, ये वाला एक पेयर ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर 3 फोर्स है, और इक्विलिब्रियम कहने का मतलब तीनों फोर्स आपस में बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो जब भी आप चार्ज को अगर फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज अगर निकालना चाहते हैं तो एक तो ए और बी वाला पेयर लेना पड़ेगा आपको,
ठीक है। और एक इन दोनों वाला पेयर जो अभी हम FA और FB निकाले हैं, FA और FB निकाले, उसमें से कोई एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों पेयर लोगे ना तो इसमें जिसको निकालना है थर्ड चार्ज ही कट जाएगा। देखो यहाँ Q ही कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है 4EQ, तो देखो Q ही कट गया, तो जो निकालना है वही कट गया है, तो निकालोगे कैसे? लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो, कोई भी एक ले लेते हो, मान लो FA और एक तुम FAB का लेते हो, ठीक है ना, तो FA का फार्मूला K, या पूरा लेटर से लिखें AM ले लेते हैं, और एक हम ले लिए यहाँ पर AB, ठीक है। तो AM का डिस्टेंस K हो गया, 4E हो गया, Q हो गया, और यहाँ का बीच का दूरी x² हो गया। और यहाँ का दूरी में अगर आप देखिएगा तो K हो गया और 4E हो गया, स्मॉल e हो गया, और A² हो गया, ठीक है। अच्छी बात है। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, यहाँ पर m से कंपेयर किए थे, AM या BM ऐसा डिस्टेंस को लिए थे, ठीक है, ऐसा ये पेयर था। अगर ये पेयर लोगे, तीन फोर्स का पेयर बन रहा है, FAM बन रहा है, FBM बन रहा है, FAB बन रहा है, सभी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है ना, तभी तो ये जा कर के इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो आप ये वाला पेयर जब भी आपको पोजीशन निकालना है तब इसका यूज़ करें, लेकिन अगर आपको चार्ज निकालना है, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको यूज़ करें। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप ये दोनों पेयर को यूज़ करिएगा ना तो जो थर्ड चार्ज को निकालना वही कट जाएगा, जैसे यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं ना, या इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक, तब देखिएगा कटेगा नहीं। जैसे देखो यहाँ K कटा, ठीक है, E आपका हट गया, E हट गया, 4, चलो इसी को काट देते हैं, E यहाँ पर है, यहाँ तक हो गया। देखो Q बचा हुआ है, जिसे हमको निकालना है, तो यहाँ Q हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे x² हो गया, और यहाँ पर A² हो E। अब देखिए आपका यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। जैसे x का वैल्यू आपने निकाला है 2a/3, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4a²/3, 4a², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a² इंटू E, तो a² कटेगा, और आपका वैल्यू क्या आया, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आया, 4e का 9वां भाग, 1/9 इंटू आपका जो भी बड़ा जो चार्ज है ना 4e, उसका 1/9 टाइम्स का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है आपको? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पेयर कैसे लेना है, चार्ज का थर्ड चार्ज मैग्नीट्यूड के केस में, पोजीशन के केस में। आशा करते हैं समझ में आ गया। और तीसरा सवाल अब हम बनाने जा रहे हैं इसमें, इन विच केस इक्विलिब्रियम बी स्टेबल एंड विच केस अनस्टेबल। इसका आंसर एकदम शॉर्ट ट्रिक में भी दे सकते हैं, जैसे हम आपको थ्योरी में ही बताए थे, इसका एक्सप्लेन किए थे। अगर पॉजिटिव चार्ज लोगे ना तो इसका पोजीशन को डिस्टर्ब करोगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन M पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे, तो अगर इसको सामने लाओगे, जैसे इसके सामने लाओगे, तो एक ही सवाल अपने आप से करना कि कौन सा फोर्स बढ़ा है इधर लाने से। मान लो अब Q को उठा करके यहाँ ले आए, तो कौन सा फोर्स बढ़ा है, FA बढ़ा है या FB? तो देखो ये FB ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये B के सामने आया है ना, और अगर इधर उठा कर लाता तो A के सामने आता तो A फोर्स बढ़ जाता, ठीक है। फिलहाल अभी हम जहाँ उठा करके लाए हैं वो किधर है, B के सामने है, तो B का फोर्स बढ़ा। B का फोर्स क्या करेगा, इसको खींच करके अपने M पोजीशन पर लाने का कोशिश करेगा, जो कि स्टेबल का कंडीशन है, ठीक है ना। स्टेबल का क्या कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, कि अपने से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो आ जाए, आपको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना पड़े, और यहाँ पर वो चीज़ हो रहा है। तो इसको सिंपल में भी बोला जा सकता है कि जब भी आप कोई भी नेचर का, पॉजिटिव नेचर का चार्ज ले सकते हैं, निगेटिव नेचर का चार्ज ले सकते हैं,
लेकिन आप पॉजिटिव नेचर का जब चार्ज लीजिएगा ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद से नहीं छोड़ेगा, चाहे इधर से डिस्टर्ब कीजिए या इधर से डिस्टर्ब कीजिए, खींच करके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज सेट करवाना होगा थर्ड चार्ज में, और अनस्टेबल के लिए -q। अब माइनस में भी लेंगे तो इक्विलिब्रियम तो भी आएगा, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जैसे ये माइनस लेते हैं तो एरो पलट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके जगह पर यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये खींच लेगा, तो ये तुम्हारा Fa फोर्स हो जाएगा, ए खींचेगा इसको, ए खींचेगा, और इधर भी फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, तो बी खींचेगा, तो ये बी हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर सामने ले जाते हो इसको, तो यहाँ पर कौन सा बी फोर्स बढ़ जाएगा, बी फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इसको सामने ले गए ना, तो बी फोर्स और ज़्यादा होने की वजह से इसका एरो देख रहे हो ना कि इधर है, इधर है, इसको खींच करके अपने तरफ ले आएगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, एम पोजीशन पर ये नहीं आ पाएगा। ठीक इसी तरह से इसको अगर इधर ले आते हो तो ए फोर्स बढ़ जाएगा और ये खींच करके अपने तरफ ले आएगा और एम पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बन जाता है। तो इन विच केस इक्विलिब्रियम बी स्टेबल एंड इन विच केस अनस्टेबल, आंसर होगा -q बैठाइएगा तो अनस्टेबल मिलेगा, और +q बैठाइएगा तो आपको स्टेबल मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तो ये था इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन